नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते शिक्षण संस्थान 10 मई तक रहेंगे बंद। सामुदायिक भोज पर भी रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला हमीरपुर को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर करवाए उपलब्ध। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों का घर घर जाकर लिया जा रहा ब्यौरा। आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी करवाई जा रही उपलब्ध। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने किया येलो अलर्ट जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी बंदिशों को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं हिमाचल में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी विद्यार्थियों को स्कूलों कॉलेजों में नहीं बुलाया जा सकता। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं फल, सब्जी, दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब प्रदेश में शादियों की धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अब शादियों में 50 के बजाय 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश में मृत्यु दर भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसको देखते हुए शादियों की धाम को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। शादियों में अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिस्तरों व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मामलों को देखते हुए निजी अस्पतालों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया है। शिमला में आयुर्वेदिक अस्पताल के 50 बेड्स व आईजीएमसी में न्यू ओपीडी में भी बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,000 डी टाइप व 3,000 बी टाइप खाली सिलेंडर का आग्रह केंद्र से किया गया है। इसके अलावा अब प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाने की दिशा में और अधिक कदम उठाए जाएंगे। मित्रों, अभी हमारी कोविड से रिलेटेड हमारी इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ आज बैठक थी। सारी रिव्यू हमने आज सारे विषयों को लेकर के किए हैं। पूरे देश भर में कोविड के बढ़ते मामले, प्रदेश में भी बढ़ते मामले और उसके साथ बढ़ती मौतें, ये सबके लिए चिंता का विषय है। पूरे देश भर में कोविड के बढ़ते मामले, प्रदेश में भी बढ़ते मामले और उसके साथ बढ़ती मौतें, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और हमारी तैयारी उस दृष्टि से जो है वो कोविड को हैंडल करने के लिए बेहतर हो, उस काम में हम लोग लगे हैं। जहां बेड की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है और वो हर संदर्भ में। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी है आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है, उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया, जिसमें
कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। 200 की हमारी बेड कैपेसिटी उपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की, और उसी तरह से शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले कल हमारी शिमला की जो मीटिंग थी उसमें मैंने पहले भी कह दिया है, उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं। उसमें आईजीएमसी में कम से कम एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है, हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी हैं, जो नियम बनाए हैं उसके लिए वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी, और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल की स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों को 10 मई तक बंद कर दिया गया है और प्रदेश में कई नई बंदिशें लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण का अगला चरण सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है। और हमारे पास अभी 2,55,610 वैक्सीन की डोज जो है वो आगे टीकाकरण के लिए शेष बची है। कहीं भी हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन की कमी इस दौरान जो है अनुभव नहीं हुई। फेज्ड मैनर में जो हमने प्लान किया था वैक्सीन का ये अभियान वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। टीकाकरण कराने वालों की मैं बहुत सराहना करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया उसमें, और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से नियोजित तथा निष्पादित करने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमने जो इस तरह से वैक्सीन का अभियान का ये जो चेन प्लान की थी वो उसको कहीं भी हमने ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। अब चौथे चरण की जनसंख्या के बड़े समूह का टीकाकरण किया जाना हमारी केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। वैक्सीन के चयन और टीकाकरण की योजना में स्वतंत्रता देने के लिए पिछले 3 महीने में कई मुख्यमंत्रियों की मांग के कारण
केंद्र ने खरीद और कार्यान्वयन योजना के लिए इस चरण में छूट दी है। और अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के खरीद और बड़ी आबादी के सफल टीकाकरण की योजना बनाना राज्य का ये कर्तव्य है और ये गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं। तीसरे टीके को भी जल्द लगाया जाएगा, ऐसी हमारी योजना है। कई राज्यों ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया है और जैसे ही हमें वैक्सीन प्राप्त होगी टीकाकरण की, और यहां पर भी हिमाचल प्रदेश में भी हम इसकी शुरुआत करेंगे। मैंने जैसे पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि हमारा यह अभियान बहुत व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि 18 साल से 45 साल का ये जो टीकाकरण का जो अभियान होगा, इसके लिए नौजवानों में एक तो उत्साह भी बहुत है। इसलिए उत्साह में हम ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इसको प्लान करके करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है और जैसे ही हमको टीका उपलब्ध होता है, वैक्सीन उपलब्ध होती है, उसके पश्चात हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे 18 साल से 45 साल की आयु के जितने भी नौजवान हैं, उन लोगों को इस अभियान के अंतर्गत वैक्सीन करवा करके पूर्ण करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो वैक्सीन का ये 18 से 45 वर्ष का जो ये दौर जब शुरू होगा, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसका खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस अभियान के पूरा होने के साथ जहां इस वायरस के कारण एक बहुत इस प्रकार की परिस्थिति पूरे समाज में पैदा हुई है, एक दहशत का माहौल, डर का एक माहौल, उससे हम निजात पाएंगे और हम इस वायरस से मुक्त हो करके अपना जीवन बहुत बेहतर ढंग से जैसे हम पहले जीते थे उस प्रकार से जीने की स्थिति में हो पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं, ताकि जिला में किसी कोविड मरीज को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान न गंवानी पड़े। बता दें कि सांसद अनुराग ठाकुर दूरभाष के जरिए समय समय पर जिला प्रशासन से बातचीत कर कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हैं। ऐसे में जिला अधिकारियों द्वारा अनुराग ठाकुर से ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग की गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जिला को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने उनका आभार जताया है। जिला हमीरपुर में ऑक्सीजन की कमी न हो और मरीजों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं। एनआईटी परिसर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के निजी सहायक अनुपम लखनपाल ने इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को अतिरिक्त जिला उपायुक्त जितेंद्र सांजटा को सौंपा। वहीं आपदा की घड़ी में जिला प्रशासन द्वारा आग्रह करने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही पर जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग ने उनका आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जितेंद्र सांजटा ने बताया कि जिला में बढ़ रहे कोविड मरीजों के बाद जिला प्रशासन नए कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई बातचीत के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों से संबंधित बात हुई थी, जिस पर एक दिन बाद ही 50 सिलेंडरों को एनआईटी भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडरों को रिफिल करने के दौरान दिक्कत आ सकती थी, जो कि अब दूर होगी। सांजटा ने बताया कि एनआईटी परिसर में काफी ज्यादा कमरे उपलब्ध होने के चलते प्रशासन ने यहीं पर कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 200 से ज्यादा कमरों में कोविड मरीज उपचाराधीन रह सकते हैं, जिससे एक ही जगह पर मरीजों को उपचार मिल सकेगा।
हालांकि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं क्योंकि रिफ़िल करना होता है उन्हें, यहाँ से मंडी भेजने होते हैं, तो उस वजह से कई बार वो इशू छोटा मोटा बन जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय जी अनुराग ठाकुर जी के ध्यान में भी ये बात आई, तो जैसे कि उनको भी आइडिया लगा कि अभी नया एक DCHC ऑपरेशनल हो रहा है, तो उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट्स से दिल्ली से उन्होंने कुछ सिलेंडर्स अरेंज करवाए हैं और जो 50 ये जो बड़े D टाइप सिलेंडर्स हैं वो उन्होंने यहाँ भिजवाए हैं। तो इन सिलेंडर्स के आने के बाद जो हमारा ये DCHC है जो ऑपरेशनल हो रहा है, तो यहाँ पर अगर पेशेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो ऑलरेडी हमारा ऑपरेशनल DCHC है आयुर्वेदिक बिल्डिंग में चल रहा है, वहाँ पर भी अगर कभी किसी कारणवश अगर सिलेंडर की कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। तो हम मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करवाना चाहेंगे जो उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट से ये हमीरपुर जो ज़िले की जनता है इनकी हेल्प के लिए सिलेंडर्स भिजवाए। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर निजी सहायक अनुपम लखनपाल ने बताया कि अनुराग ठाकुर हर दिन कोविड की स्थिति को लेकर प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद ही व्यक्तिगत प्रयासों से 50 सिलेंडरों को हमीरपुर भेजा है और जरूरत पड़ने पर और भी मदद करने की बात कही है। जिला प्रशासन की तरफ से और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से जो मंत्री जी की प्रतिदिन बात यहाँ पे हो रही है पेशेंट्स को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर लोगों का कंसर्न था कि ऑक्सीजन की जो कमी है और लोगों में पैनिक भी है उस चीज़ को लेकर कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। तो उसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से यहाँ पर 50 ऑक्सीजन सिलेंडर फिलहाल यहाँ पर भेजे हैं। भविष्य में भी अगर ज़रूरत किसी चीज़ की रहेगी तो मंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरी तरह से कि उस चीज़ को भी आगे ध्यान में रखेंगे। वहीं सीएमओ डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फोन पर कोविड से संबंधित अपडेट ली थी, जिसमें लिखित व मौखिक तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के बारे में उन्हें अवगत करवाया गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों को भेजा गया है, जिससे अब मरीजों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब NIT सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 100 सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे, जिससे आगामी दिनों में कोई परेशानी नहीं होगी। माननीय हमारे सांसद जो हैं अनुराग जी ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और कॉमर्स, उन्होंने मेरे से पर्सनली मेरे को फ़ोन किया था और पूरा जो है ज़िला की जानकारी ली है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो हम उनको बताएं। तो फिर हमने लिखित रूप में भी उनको दिया था और फ़ोन पे बात हुई थी, तो हर डिटेल में मैं उनको पहुँचा दी थी और उन्होंने कल ही उनको शाम को मैंने भेजा और आज देखिए आप कि एक्शन कितने जल्दी हुआ। ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर जो है वो उन्होंने भिजवा दिए हैं, जो कि इस टाइम पे एक जीवन रेखा है, लाइफ लाइन बनी हुई है सभी के लिए पूरे हिंदुस्तान में। तो इसके लिए हम माननीय सांसद जी का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता है और सभी लोगों की तरफ, हमारे प्रवासियों की तरफ से मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्थिति ऐसा था कि जो मेडिकल कॉलेज स्थिति थी वहाँ एक बड़े सिलेंडर को D टाइप जिनको बोलते हैं वो 44 सिलेंडर थे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में और छोटे वाले 108 सिलेंडर थे। हमारे पास जो है अभी 20 बड़े सिलेंडर हैं और इंडस्ट्री से कुछ हमने 20 और लिए हैं, 40 सिलेंडर वो ले लिए है ना। तो अब हमारे पास इन सिलेंडरों को मिला के यहाँ पर इस सेंटर के लिए NIT जब अब ऑपरेशनलाइज करना हो तो इसके लिए भी लगभग हमारे पास अब 50 हमने और 100 सिलेंडर की इंतजाम हमने लगभग कर लिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में चल रहे लगभग 15 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्यों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि निर्माण कार्य में विभागीय अधिकारी गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकासात्मक कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने यहाँ स्थानीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय घुमारवीं के अंदर जो विभिन्न विकास के कार्य चले हुए हैं उसका निरीक्षण किया और यहाँ हम बताना चाहते हैं कि लगभग 15 करोड़ रुपए के कार्य जो हैं यहाँ शुरू हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से यहाँ घुमारवीं कॉलेज के लिए एक जो ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है उसके लिए 4,29,45,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और इसका काम जोरों पर चला हुआ है और लगभग 1 वर्ष के अंदर इस काम को हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी घुमारवीं के इस कॉलेज में आए थे तो उन्होंने यहाँ एक लाइब्रेरी की भी स्वीकृति प्रदान की थी। उसके लिए 1,33,00,000 रुपए हमको स्वीकृत हो चुका है और PWD के पास पैसा चला गया है। जल्दी ही इसका काम भी
शुरू हो जाएगा। साथ ही साइंस ब्लॉक की भी हमने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मांग की थी कि घुमारवी का कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है और यहाँ जो छात्रों की संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ एक साइंस ब्लॉक की भी हमने मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इसकी स्वीकृति प्रदान की थी और आज हमको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए हमको स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही यहाँ महाविद्यालय के लिए एक बड़ा ग्राउंड का निर्माण करने की योजना है और इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने हमको 67 लाख रुपए जो है स्वीकृत किए हैं। इन सब का हमने यहाँ आकर जायज़ा लिया और जल्दी यहाँ कॉलेज प्रशासन के साथ बातचीत करके और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके ये तय किया कि जल्दी ही जल्दी इन सारे जो काम अंडर कंस्ट्रक्शन है इनको पूरा किया जाए और यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम कम समय में दे पाएं। जिला कांगड़ा में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कांग्रेस ने लंच और चड़ी पीएससी को अपग्रेड कर सीएससी का दर्जा देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगर इन दोनों पीएससी को सीएससी बनाया जाता है तो लोगों को घर द्वार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने बताया कि पूर्व में सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान पीएससी लंच को सीएससी का दर्जा दिया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद स्थानीय विधायक एवं मंत्री पीएससी लंच को एक डॉक्टर भी तैनात नहीं कर पाए। पठानिया ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लंच पीएससी को सीएससी बनाने के लिए 85 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए अभी तक भूमि हस्तांतरण नहीं कर पाई। जहाँ तक सीएससी पीएससी से सीएससी लंच जो है वो जब वर्तमान में पूर्व में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनसे मैंने जब वो लंच के दौरे पे आए थे पीएससी से सीएससी का दर्जा दिलाया था और उसके बाद चुनाव आ गए और चुनाव आते ही मैं कहता हूँ पिछले 3.5 साल में वर्तमान विधायक और आदरणीय मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी जी वहाँ एक डॉक्टर भी पोस्ट नहीं कर पाई और मैं समर्थन करना चाहता हूँ जो संघर्ष समिति के लोग वहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि एक तो उसमें हम पैसा देके 85 लाख रुपया पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी दे गए थे, तो उस एक तो लैंड ट्रांसफ़र होनी है 3.5 साल में वर्तमान सरकार जो है लैंड ही ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई, तो उस संघर्ष का मैं समर्थन करता हूँ और विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से इस मामले के वो इंटरवीन करें। सीएससी का दर्जा ऑलरेडी कैबिनेट ने दिया और डॉक्टरों की पोस्टें वहाँ क्रिएट की जाएँ और साथ में जो फॉरेस्ट लैंड है उसको ट्रांसफ़र करके जल्दी से जल्दी जो है बिल्डिंग वहाँ बने, जिससे कि चंगर क्षेत्र में लंच में वो मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को मिलें। इसलिए वहाँ पीएससी से सीएससी लंच क्रिएट की थी। जहाँ एक और मुद्दा सीएससी चड़ी का उठा है तो उसका भी हम समर्थन करते हैं और सीएससी चड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है और वर्तमान मंत्री को चाहिए क्योंकि वो विधायक है यहाँ से मंत्री है, तो पीएससी से सीएससी का जो है वो चड़ी का वो दर्जा दिलवाए, जिससे कि लोगों को, क्योंकि कोविड जैसी महामारी चली है, जितने ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज अगर स्वास्थ्य सेवाओं की होगी, जिससे कि लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सरकार के पास ये आ रही है कि कोविड केयर जो सेंटर हैं उनको कहाँ इस्टेब्लिश करें। माइग्रेंट लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए और ये जो पीएससी है इनका दर्जा जो है सीएससी का करना चाहिए। सिरमौर जिला में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन वीकेंड पर फुल लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहा है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रोजाना करीब 200 कोरोना संक्रमित के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 602 तक पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए 2 दिन फुल लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सभी एसडीएम और व्यापारिक संगठन के साथ भी बातचीत की जा रही है। को जो पिछले बार भी 1 बजे तक दुकानों खोलने का समय दिया गया था, उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं सभी हमारे एसडीएम साहिबान से, व्यापार मंडल से, कि जो हमारे डेली लोग कमाते हैं, डेली हॉकर्स हैं, उनकी हम खाने की व्यवस्था कर पाएँ और 2 दिन का हम पूर्ण लॉकडाउन का सोच सकते हैं। ऐसा जिला प्रशासन अभी विचार कर रहा है। कल शाम तक दोपहर तक इसमें फैसले लेने करना क्या। और में 1602 एक्टिव केसेज हैं। पिछले कुछ दिनों से इसमें जो डेली जो वृद्धि है 200 प्लस की होती जा रही है, हालांकि रिकवर भी हो रहे हैं उसमें 100 प्लस के आसपास। तब भी इसमें जो हमारे पाउंटा साहिब है, नाहन है और पछाद है, ये 3 ब्लॉक हैं जहाँ पे
कोरोना संक्रमण का ज़्यादा प्रभाव है। अभी भी लोग ऐसे पाए जाते हैं कि बाज़ार में बिना मतलब के घूमते रहते हैं या बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। मास्क गलत तरीके से लगाया होता सबकी जेब में है। किसी ने जो प्रॉपर एक चिन्ह से लेके अपर नोज तक लगाना होता है वैसे उसकी तरह नहीं लगाया होता। तीसरा जो हैंड हाइजीन जो पहले स्टार्टिंग में चला था उसमें कहीं ना कहीं चूक है। चौथा ये कि जो हमारे सोशल फंक्शन जैसे मैरिजेज वगैरह हो रही हैं उसमें हालांकि 50 की अनुमति है, उसमें भी लोगों का संख्या से ज़्यादा जाना या रोटेशन में चले जाना वो भी एक कारण है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित केसेस में वृद्धि हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से फैल रहे संक्रमण की चपेट में कई पुलिस अधिकारी और जवान भी आगे हैं। शिमला की लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में भी कुछ पुलिस जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर चौकी को सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस विभाग ने थानों और चौकियों में पुलिस जवानों के कोविड टेस्ट की प्रक्रिया को गति दे दी है। संजौली चौकी में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस जवानों के कोविड सैंपल लिए ताकि संक्रमित पाए जाने पर समय रहते इलाज हो सके। कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने वाले पुलिस और होमगार्ड के जवान भी कई बार कोरोना संक्रमितों के सीधा संपर्क में आने के बाद कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा थानों और चौकियों में पुलिस जवानों के कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसी के चलते संजौली चौकी में भी पुलिस जवानों के कोविड सैंपल लिए गए। एएसपी प्रवीर ठाकुर ने बताया कि जगह जगह पर पुलिस जवानों के टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि यदि कोई जवान पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका समय पर इलाज हो सके और कोई अन्य जवान कोरोना संक्रमित जवान के संपर्क में आने से बचे। इसके अलावा वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1722 जवानों में से 1433 जवानों का अभी तक टीकाकरण हो चुका है। 24 घंटे किसी के पीछे पुलिस भी नहीं रह सकती पड़ी हुई कि मास्क लगाइए कीजिए। बीच बीच में हमने जैसे मॉल, लोअर बाजार और काफी एरिया जहाँ टूरिस्ट एरियाज है वहाँ पे लोगों को अवेयर किया। अब लोगों को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और हैंड सैनिटाइज करने हैं और वैक्सीनेशन चौथा। तो लेकिन इन सारी ड्यूटीज को देते हुए किसी ना किसी तरह से पुलिस वाले भी पब्लिक के कंटेक्ट में आ जाते हैं और पुलिस कर्मचारी भी इसमें पॉजिटिव हुए हैं। हमने अपने सारे कर्मचारियों को मोटिवेट किया कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और अभी वैक्सीनेशन चली है। तो हमारे 1722 के आसपास कर्मचारी हैं शिमला की मैं बात करूं तो 1433 लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया। तो ये जो 300 लोग हैं जो बचे हैं, ये होता है कहीं अटैच है, किसी का पीएसओ अटैच है या सीआईडी में अटैच है, कहीं ऐसे अटैच है तो और कुछ थानों में रह गए। और इन 300 में जो बचे हैं उनमें से कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको रिकमेंडेड नहीं है करवाना, या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, या किसी को सीरियस डिजीज है जो नहीं करवाना चाहता है क्योंकि वो फीवर सहन नहीं कर पाता, कई बार फीवर हो जाता है। तो 3-4 जैसे मान लीजिए छोटा शिमला थाने की बात करूँ सिर्फ 3 लोग रह गए लेकिन वो बीमार हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो 100-150 लोग तो ऐसे हैं जो जिनका नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 200 बचे हैं हमारे जिनको हम करवा सकते हैं तो हमारा टारगेट है कि विदिन 5-7 डेज हम 100% वैक्सीनेशन की तरफ जाएं और सारे हमारे जो पुलिस कर्मचारी वैक्सीनेट हों। ये तो ये है। बाकी उनकी सुरक्षा के लिए हम सैनिटाइजर देते हैं, पीपी किट्स देते हैं, मास्क देते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट थाने से आती है तो उनको हम, क्योंकि कोविड से रिलेटेड जो भी उनको सामग्री चाहिए वो उनको मिले ताकि वो इफेक्टिवली अपनी ड्यूटी कर सकें। इसके अलावा समय समय पर हम उनको गाइडलाइंस देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने डेड बॉडी है, ठीक है, अब क्या पता वो पॉजिटिव ही हो, ठीक है, या कोई मर्डर हो जाता है या रेप हो जाता है, आपने स्पॉट पे जाना पड़ता है। जब आप जाते हो लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी स्टेटमेंट लिखते हो, बॉडी को चेक करते हो, जगह की तलाशी लेते हो, तो तलाशी लेती बार आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ग्लव्स लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, दूरी रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी गाड़ी चेक कर रहा हूँ तो मैंने आपके डॉक्यूमेंट चेक करना है तो डॉक्यूमेंट को टच ना करें, थोड़ा दूर से देखें। इस तरह से डिफरेंट गाइडलाइंस हम बीच बीच में पुलिस एम्प्लॉयज को देते रहते हैं कि वो ये सावधानियां बरतें अपना ड्यूटी करते हुए। और एक और टेस्टिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए एक थाने में अगर 10 कर्मचारी अगर एक भी पॉजिटिव आ गए तो 10 को खतरा रहता है। दूसरा, वो व्यक्ति पब्लिक डीलिंग भी कर रहा है और पब्लिक डीलिंग करती बार जो है वो पब्लिक को भी संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए टेस्टिंग हम करवा रहे हैं फीचर्स में। लगभग हर एसएचओ को हमने टारगेट किया है कि अपना 10% स्टाफ आप टेस्टिंग करवाते रहें। अगर 10-10 हम करेंगे तो 10 दिन में हमारा टेस्टिंग भी सबका हो जाएगा। और जो जैसे हमने टेस्टिंग करवाई तो हमारा लकड़दार का आया, कल एक ट्रैफिक का कांस्टेबल आया, तो इस तरह से शोगी में आया। तो इस तरह से हमारे रोज 3-3, 4-4 आ जाएंगे। कम से कम उनको आइसोलेट करेंगे। जब हम उनको आइसोलेट करेंगे तो हमारी चेन ब्रेक हो जाएगी, कम से कम थाने में वालों को संक्रमण नहीं होगा और उसको प्रॉपर भी रेस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज पुलिस की ड्यूटी में व्यक्ति को रेस्ट करने को नहीं मिलता है।
तो ये सारा हम इसमें कर रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर्स की टैक्स माफी संबंधी मांगों को लेकर बस ऑपरेटर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना काल में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसमें निजी बस ऑपरेटर सरकार से टैक्स माफ करने की काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से मात्र आश्वासन ही मिल रहे हैं। गुस्साए बस ऑपरेटरों ने सरकार को चेताया कि अगर 3 दिन के अंदर टैक्स माफ और वर्किंग कैपिटल से जुड़ी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 3 मई को प्रदेश के सभी बस ऑपरेटर आरटीओ में बसों की चाबियां और रूट परमिट जमा करके बसें खड़ी कर देंगे। राजधानी शिमला के निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन ने बसों की टैक्स संबंधी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव कमल ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सचिव परिवहन ने बस ऑपरेटर्स के टैक्स माफ कर वर्किंग कैपिटल देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर्स अब लाखों के कर्जे में डूब गए हैं, ऐसे में बसों का संचालन मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार से पहले उनकी टैक्स माफी संबंधी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आगामी 3 मई से जिले में यूनियन की सभी बसों का संचालन बंद कर देंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को आमरण अनशन पर बैठने व धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। पूरे प्रदेश की जितनी भी यूनियन है, जिला की यूनियन, उन्होंने ये फैसला किया था कि अगर सरकार जो है हमारा 1 हफ्ते के अंदर जो हमारा मूवमेंट है उसके ऊपर विश्वास है, जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर फैसला नहीं करती है तो अगले 3 मई को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये रहा कि आज तक जितना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जितने भी हमारा आदेश दिया है उन आदेशों का हमने पूरे सम्मान के साथ पालन किया है, लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि सरकार ने एक तो आदेश दे दिए कि 50% ऑक्यूपेंसी में बसें चलाएं। 50% ऑक्यूपेंसी में बसें चलाना एक तो मुनासिब है नहीं है। फिर भी हमने जो प्रदेश में जो बसें दौड़ रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निजी बसें दौड़ रही है वो भी हमें 15-20% की संख्या में बसें दौड़ रही है और उसमें ऑक्यूपेंसी 15-20% की आ रही है। पीक आवर्स में थोड़ी सवारियाँ हमारे साथ थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके लिए फिर सरकार का डंडा आ जाता है। सरकार ने बस वालों को कोई पावर नहीं दी कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें। हमारे पास तो बंदूकें तो है नहीं कि हम सवारियाँ बैठाने सकें। दूसरी बात, आप 3 तारीख से हमारा जो बसें खड़ी करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सरकार पिछले 8 महीने से बार-बार आश्वासन दे रही है कि हम टैक्स माफ़ करेंगे और वर्किंग कैपिटल जारी करेंगे। तो आश्वासन के चलते चलते हमारी निजी बस ऑपरेटर तंग आ गए हैं, इसलिए फैसला किया है कि हम 3 तारीख से बस नहीं चलाएंगे। हम चाहते हैं कि परिवहन मंत्री जी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ये प्रेस रिलीज जारी कर दें कि भाई हम अगली कैबिनेट बैठक में निजी बस ऑपरेटर की मांगों पर बिल्कुल चर्चा करेंगे और इसके ऊपर सकारात्मक फैसला लेंगे और टैक्स माफी की और वर्किंग कैपिटल की जो उनकी मांग है बिल्कुल जायज़ मांगे, हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। तब तक हम अपने स्ट्राइक को वापस नहीं करेंगे। ये जो फैसला किया है गोल मोल जो है आग्रह गवर्नमेंट ने किया है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारा मांग पूरी की जाए। इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या होती है इसके ऊपर हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये घोषणा कर देती है कि अगली कैबिनेट बैठक में हम इसको टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की घोषणा को अमली जामा पहनाएंगे, हम सरकार को सिर्फ 30 से 40 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को घाटा होगा अगर हमारा टैक्स माफ कर देती है। इतने ही क्या बोलते हैं, इतने टैक्स के लिए सरकार हमारे को राहत दे सकती है, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड-19 के चलते इस बार भी हरिपुर धार में आयोजित होने वाला मां भंगायणी मेला नहीं मनाया जाएगा। मेला आयोजक कमेटी के महासचिव बलबीर ठाकुर ने बताया कि इस मेले का आयोजन 3 से 5 मई तक किया जाता था, जिसे कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की आस्था के प्रतीक इस मेले में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला कमेटी ने श्रद्धालुओं से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है, ताकि प्रदेश में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। 3 मई से 5 मई तक चलने वाला माता भंगायणी मेला इस वर्ष भी नहीं मनाया जाएगा। कोविड महामारी की विकट परिस्थितियां जो प्रदेश के अंदर चल रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये मेला इस वर्ष भी नहीं मनाया जाएगा। और इस वर्ष भी श्रद्धालुओं से और लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर सही समय रहा, सही वक्त रहा तो अगले वर्ष इस मेले को विधिवत रूप से मनाया जाएगा, जिस प्रकार गत वर्ष मनाया जाता था।
मेरा निवेदन है लोगों से कि ये महामारी एक बहुत खतरनाक रूप धारण करने जा रही है, कि अपने आप को लोगों से दूर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अपने घरों को भी सैनिटाइज करें, गांव को सैनिटाइज करें और माता गंगाइनी से लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। इन कमेटियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों का घर घर जाकर पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है और मौके पर स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीमें कार्य कर रही है ताकि कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटियों के सदस्य हर दिन होम आइसोलेशन में रह रहे 10 मरीजों के घरों में जाएंगे और अगर किसी मरीज को दवाई की आवश्यकता है तो वह भी मौके पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से होम आइसोलेशन के मरीजों को फोन करके भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अगर किसी मरीज को कोई समस्या पेश आ रही है तो उसका मौके पर ही निवारण किया जा रहा है ताकि बीमारी से बचाव के लिए त्वरित कार्यवाही की जा सके। पिछले 4-5 दिनों से हमने ऑर्डर कर दिए हैं, DC मैडम ने भी ऑर्डर किए थे कि होम आइसोलेशन पे जो लोग रह रहे हैं उनकी डेली फ़ोन कॉल हो और हर मेडिकल अफसर जब उनको कॉल करे और उनका हालचाल पूछे, अगर जिसकी कोई दवाई की ज़रूरत है उसको पहुंचाए वहां पे। तो ये प्रक्रिया चल पड़ी है, शुरू हो गई है। शाम को 5-6 बजे हमारी जो है रिपोर्ट आती है हर PSC से, हर डॉक्टर से, BMO के माध्यम से कि कितने उन्होंने फ़ोन कॉल किए और किसकी क्या प्रॉब्लम है। इसी के साथ सरकार का दूसरा निर्देश है कि एक ब्लॉक लेवल पे सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाई जाएँ। एक डॉक्टर होगा, एक नर्स या फार्मासिस्ट है, वो कमेटियाँ भी पिछले कल से बन गई हैं। तो इस तरह से हम उस पर मॉनिटरिंग 2 तरीके से कर रहे हैं, एक मेडिकल अफसर के माध्यम से टेलीफोनिकली और एक ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कमेटी। और एक ये जो ब्लॉक की सुपरविजन कमेटी होगी ये अपने साथ किट भी रखेगी दवाइयों का। जिस आदमी को किट की या दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई उसी ऑन द स्पॉट ही देगी। वो कम से कम एक कमेटी जो ब्लॉक लेवल की कम से कम 10 घरों में जो है वो प्रतिदिन जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान ने देश भर में गति पकड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि सभी टीकाकरण करवा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं भी आगे आ रही है। संजौली नागरिक सभा द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संजौली के लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप जुब्बल धर्मशाला में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में कोरोना टीकाकरण को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों के आसपास ही टीकाकरण करवा सकें, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जगह जगह पर टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिमला के उपनगर संजौली में भी नागरिक सभा द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया है ताकि क्षेत्र के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। संजौली नागरिक सभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि ये शिविर बीते 20 अप्रैल से चल रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने की सलाह दी जा रही है और लोग भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने संजौली में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का भी आभार जताया। ये जो वैक्सीन का पूरे भारतवर्ष में अभियान चला है, तो यहाँ नागरिक सभा में भी 20 मार्च से 20 अप्रैल से ये टीकाकरण हो रहा है और मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के स्टाफ, स्वास्थ्य के डॉक्टर साहब और उनके साथ जो हैं कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से लोगों को भय ना बताते हुए अच्छी तरह से टीकाकरण किया। तो लोगों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत आसानी से आराम से टीकाकरण करवाया और इस बात की मैं सत्या कौंडल का आभारी हूँ जिन्होंने जुब्बल धर्मशाला में ये कैंप लगाया।
कोरोना काल में जहां होटल कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहीं शिमला के एक होटल प्रबंधन ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना मरीजों के घर पर निःशुल्क खाना पहुंचाने का जिम्मा शिमला के एक निजी होटल ने उठाया है। होटल मालिक का कहना है कि जरूरतमंदों की मदद करने के पीछे की सोच उनके बेटे की है। उन्हें बताया कि रोजाना लगभग 50 लोगों को निःशुल्क खाना दिया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि केवल जरूरतमंद लोग ही खाने के लिए ऑर्डर करें ताकि अधिक से अधिक कोरोना संक्रमित जरूरतमंदों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ऑर्डर से पहले संक्रमित परिवार को कोविड रिपोर्ट होटल प्रबंधन को भेजनी होगी ताकि इसका सत्यापन हो सके कि परिवार वास्तव में जरूरतमंद है। हम ऐसे ऐसे सेवा करना चाहते हैं जो पॉजिटिव पेशेंट्स घरों में फंसे हुए हैं। जितने भी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट, कईयों की फैमिली इन्वॉल्व है, कईयों में 2-3 हैं, तो घर तो डिस्टर्ब हो ही गया हुआ ना उनका। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम उन लोगों को पका हुआ खाना अपने यहाँ से पहुँचाएँ। सिंपल खाना दें, दाल सब्ज़ी, चपाती राइस और एक स्वीट। वो डेजर्ट भी अब ऐड किया हमने, कल से किसी ने हमारे को आगे भेज दिया, नहीं तो हम सिर्फ इतने तक कन्फाइंड थे कि हम ये दे रहे हैं। और जैसे ही उसने एक दिन पहले व्हाट्सएप पे निकाला ग्रुप में और उसमें टाइमिंग्स दिए कि इस तरह ये हमारा एरिया होगा ऑफ जिसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे ये सारी चीज़ें, लिफ्ट से लेके छोटा शिमला तक KNH ऊपर जो है कमला नेहरू हॉस्पिटल के आसपास का एरिया, काफ़ी बड़े एरियाज़ हैं ये। CM अभी तक तो जी जो अब हमारा कल नंबर गया है, कल कोई 20-22 तो लंच गए थे और समझो 20 डिनर गए हैं। वो एक आधा कम हुआ, क्यों हुआ पता नहीं। वो उसका रीज़न ये भी है कि हमने पहले दिन तो हमने किसी को रोका नहीं। कोई टूटीकंडी से फ़ोन आ रहा है, कोई चक्कर से फ़ोन आ रहा है, कोई नीचे न्यू शिमला सेक्टर 3 से आ रहा है, डिफरेंट लोकेशन, लोअर बाज़ार से भी फ़ोन आया। तो मेरे बेटे ने कहा कि इनको अपने मना नहीं करना, आप अरेंज करो जैसे भी है। तो हमारी गाड़ी चलती इस रोड पे, हम लेके जाते हैं अपनी गाड़ी और उस पर एक ड्राइवर है, 2 वॉलंटियर साथ जाते हैं पैक लेके सामान। आपने शायद वो देख लिया होगा सामान क्या जा रहा है। तो वो अब अभी तक तो वो डोर स्टेप तक दे रहे थे हमारे आदमी। कल किसी एक ने ऑफ़र की, वो जो है बॉबी सरबजीत, वो बड़ा सर्विस ओरिएंटेड सोशल वर्कर है। उसने मेरे बेटे को कांटेक्ट किया कि अगर आप चाहो तो मैं टूटीकंडी का एरिया मैं संभाल लेता हूँ। हम तैयार हैं जी, मैं तो का 100 आदमी तक भी तैयार हूँ, 150 तक भी तैयार हूँ। खाना बनाना ना, अभी 50 का खाना बना रहे हैं हम, फिर हम 100 का शुरू कर देंगे, 150 का शुरू कर देंगे, जैसे जैसे डिमांड आएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और डरे सहमे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा की इस घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है सूसवा शिमला के स्तर से व कल्लोग मोक्ष धाम के समन्वयक संदीप सूद ने। दरअसल संदीप सूद कोरोना के कारण काल का ग्रास बन चुके मृतकों का कल्लोग में दाह संस्कार कार्य करने में जुटे हैं, तो वहीं लावारिस अस्थियों को अपने खर्च पर हरिद्वार ले जाकर गंगा में प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें बताया कि कल्लोग मोक्ष धाम में दाह संस्कार के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोविड में जो भी मृत व्यक्ति है उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो अगले दिन सुबह आके अस्थियां ले जाते हैं। और WHO की हम उनको समझाते हैं कि कोरोना वाला जो पेशेंट है, जब आपके शरीर के सेल डेड हो जाते हैं तो उसमें कोरोना का कोई भी अंश नहीं रहता। ठीक है जी, WHO की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग सवेरे आते हैं, उनको हम अस्थियाँ दे देते हैं और नए बेड तैयार करना शुरू कर देते हैं सुबह, क्योंकि 11 या 12 बजे तक जो है डेड बॉडीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे जो लोग हैं कार्य रात 9 बजे तक डेड बॉडीज़ को जलाने का कार्य करते हैं और उनका अंतिम संस्कार पूर्ण विधि से, एक पंडित जी भी साथ में रहते हैं, वो करते हैं। और जहाँ तक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का सवाल है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हमारे पास साल में कोई 20-25 आती हैं जो पुलिस को या किसी को पड़ी हुई मिलती हैं, जिनका कोई वेली वारिस नहीं होता है। उनका जो अंतिम संस्कार है म्यूनिसिपल कमेटी के साथ मिलकर, पुलिस वालों के साथ मिलकर मैं खुद करता हूँ, साथ में आता हूँ। और जो उनकी अस्थियाँ हैं, उन अस्थियों को
मैं अपने खर्चे पर अपने आप लेकर हरिद्वार जाता हूँ। अभी भी हमारे यहाँ पे 9 ऐसे लोगों की अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। कोविड के कारण हम हरिद्वार उसको ले जाके नहीं ले जा पाए, तो जैसे ही कोविड ख़त्म होगा उनकी अस्थियों को ले जाके वहाँ पे हरिद्वार में मैं खुद विसर्जित करता हूँ। और ये मेरा एक प्रण है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का क्रिमेशन और उनकी अस्थियों को जो है हरिद्वार लेके जाऊंगा, ताकि उनके आत्मा को जो है वो शांति मिले। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 3 मई तक प्रदेश के निचले क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि ऊपरी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और बिलासपुर में हल्की बारिश व अंधड़ होने का पूर्वानुमान है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके हैं या मिड हिल वाले इलाके हैं, इसमें एक आधे स्थान पे बारिश हो सकती है, लेकिन जो मोस्टली इलाके हैं वो ड्राई रहेंगे। निचले इलाकों में जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं या हाई हिल्स वाले हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों पे कहीं हल्की बारिश हो सकती है या थंडर हो सकता है। तो आने वाले जो दिन होंगे इसमें 4-5 दिन इसी तरीके से जो है जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं या हाई हिल्स वाले इलाके हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों पे बारिश की या थंडर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनी रहेगी। बारिश या थंडर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 से 60 मतलब 60% तक ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो बाकी फार्मर्स हैं, जैसे स्प्रे वगैरह करना है अपनी जो एप्पल की फसल है, तो इसमें अपने वो स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बारिश है वो वाइड स्प्रेड जहाँ स्कैटर्ड नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड है। एक आधे स्थान पे ही बारिश जहाँ थंडर एक्टिविटी होगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से एक बार फिर चंबानगर में मेले और त्योहारों पर बंदिशें लग गई हैं। सभी मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में लोगों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है। देवभूमि चंबा में सभी मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चंबानगर की बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में चंबा से 100 किलोमीटर दूर से देवीकोठी स्थान से माता बेरावाली अपनी बहन से मिलने के लिए चामुंडा मंदिर आई थी। इस अवसर पर यहाँ हर साल 10 दिन तक मेले का आयोजन होता है। लोग बेरावाली माता को अपने घरों में बड़े श्रद्धा भाव से आमंत्रित करते हैं। उसके 10 दिन बाद यहाँ मंदिर में एक मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर दुकानें भी लगती हैं। लोग इन दोनों बहनों के एक साथ दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग काफी निराश हैं। औपचारिकता के तौर पर यहाँ पर परंपरा को निभाया गया। रियासत काल से यहाँ देवी कोठी से माता अपनी बहन चामुंडा से मिलने आती है। 10 दिन यहाँ रुकती है और काफ़ी मेला लगता है, यहाँ जातर होती है। तो आजकल ये कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ फॉर्मेलिटी से तो कर रहे हैं, औपचारिकता तो निभा रहे हैं, पर वो मेला मूला तो नहीं कर रहे हैं। ये जी हमारे पुराना ऐतिहासिक परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। पर क्या करें, ये आजकल विश्वव्यापी ये महामारी कोविड का संकट है। काफ़ी रौनक रहती थी, काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे, भंडारा वगैरह होता था, चेले वगैरह खेलते थे। तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं सभी। आस्था तो लोगों की है, पर महामारी कृपा रखे सब पे कि ये संकट जल्दी ख़त्म हो जाए। इस बार जो यात्रा थी देवी कोठी से माँ बेरावाली अपनी बड़ी बहन के पास मिलने के लिए आई थी, और इस उपलक्ष्य में वो यहाँ कुछ दिन ठहर के रुक कर एक बड़े यात्रा का आयोजन होता है। जो इस बार यात्रा थी वो लगभग प्रतीकात्मक की थी। जो पिछले साल जो कोरोना की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार मंदिर खुले होने की वजह से उनके साथ आए हुए कहार और उनकी जो पूरी वहाँ के जो गुरु है वो आए थे माता के मंदिर में, लेकिन लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः पाबंदी थी। इसलिए जो यात्रा तो वो तो हुई। माता रानी इस बार हम सोच रहे थे सभी चंबा जनपद के लोग कि बढ़िया सा कार्यक्रम होंगे, लेकिन जैसी माता की इच्छा इस बार जो कार्यक्रम है वो प्रतीकात्मक हुए और आज के दिन वापस वो अपने स्थान बेरावाली
देवी कोठी जाएगी और प्रस्थान करेगी। हम माँ से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि आने वाला समय चंबा नगर और पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि लाए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।